हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 3 केसेस हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 2024 के केस हैं, तो इनको ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाके पढ़ना है, लेकिन इनमें क्या हेल्ड किया गया था वो इंपॉर्टेंट है देखना। आपको केस का नाम भले ही याद रख लें, बेंच याद रखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है इन केसेस की। तो सबसे पहला जो केस है वो है शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। देखो इसमें हुआ क्या था, इसमें एक बात आई थी कि जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट को कब कंप्लीट माना जाएगा। मतलब होता क्या, आप लोग जानते होंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाता है उसके बाद चार्जशीट सबमिट की जाती है। अगर चार्जशीट तय समय पे सबमिट नहीं की जाती है तो डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, ये आप लोगों को पता होगी। अब आप बताइएगा कि डिफॉल्ट बेल का जो प्रोविजन है उसमें 60 दिन कब है, 90 दिन कब है, ये आप लोग को बताना होगा। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है कि इसी चक्कर में कि कहीं व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल ना मिल जाए, इसलिए पुलिस क्या करती है, पुलिस जल्दी जल्दी इनकम्प्लीट चार्जशीट को दाखिल कर देती है। तो बात यही आई कि चार्जशीट को कंप्लीट कब माना जाएगा। तो जो डिफेंस था उसने कहा चार्जशीट तब कंप्लीट मानी जाएगी जब इतना मटेरियल हो कि आप हमको कन्विक्शन दे पाए, मतलब आप हमको कन्विक्ट कर पाए। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि हम इस चार्जशीट को तब कंप्लीट मानेंगे जब इस पे जितने भी आप एविडेंस ला सकते थे, जो कन्विक्शन सिक्योर कर सकते हैं, वो आपने ले आए हैं। मतलब कि द एविडेंसेस आर इनफ कि मैं कॉग्निजेंस ले लूं। कोर्ट ने कहा कि द चार्जशीट इज कंप्लीटेड व्हेन द एविडेंसेस आर इनफ टू टेक सो दैट द कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने एविडेंस होने चाहिए कि कन्विक्शन ही सिक्योर हो तभी चार्जशीट को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जैसे बता दूं कि मान लीजिए कि यह चार्जशीट है जिसमें उन्होंने 1, 2, 3, 4 एविडेंस लाए और ये 4 एविडेंस जो है ये इनफ है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले। कॉग्निजेंस कब लेती है, जब प्राइमा फेसी केस बन रहा होता है कि नहीं इन्होंने ये किया है, प्राइमा फेसी केस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे एविडेंस है जो कन्विक्शन ही सिक्योर कर दें। हो सकता है कन्विक्शन ना सिक्योर कर पा रहे हो ये, लेकिन फिर भी चार्जशीट कंप्लीट मानी जाएगी। अब दूसरी बात ये आई कि पुलिस खुद एडमिट कर रही है कि नहीं सर, अभी कुछ एविडेंसेस बाकी हैं, अभी 5 और 6 बाकी है जो अभी भी मुझे कैलकुलेट करना, वो कलेक्ट करना है, जिससे कि हम इसको कन्विक्ट कर देंगे, भले ही अभी इन 4 की मदद से ना कर पा रहे हो। ये 5-6 जो हम ढूंढ रहे हैं और हमको पता ही कहीं पे है और इनसे हम इसको कन्विक्शन दिला सकते हैं या फिर केस मजबूत कर सकते हैं, तो फिर चार्जशीट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा गया, कंप्लीटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस फॉर कन्विक्शन बट ऑन वेदर देयर इज इनफ प्राइमा फेसी मटेरियल फॉर द कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस एंड बिगिन ट्रायल। ठीक है, a charge sheet remains incomplete if the prosecution explicitly admits that vital evidences is still to be collected or if the case depend on future discovery। तो नहीं होगा, ये सिंपल सी चीज है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो मेन चीज है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। इट इज ए जुडिशियल एक्ट होता है ये। ठीक है, 1 मिनट, ये जुडिशियल एक्ट होता है और अप्लाई करता है मजिस्ट्रेट, अपना माइंड करता है। कॉग्निजेंस डजंट मीन इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस फॉर कन्विक्शन दैट हैपेंस एट द ट्रायल स्टेज। सब वही चीजें जो नॉर्मल है आपको बता दी जाएंगी, आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा। मेन यही था कि चार्जशीट कंप्लीट कब होती है। ठीक है, अब आगे केस में बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस आता है फ्रैंक वाइटर्स वर्सेस नार्कोटिक्स, एनसीबी के जो केसेस है उसी का ये है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक बेल कंडीशन देने के समय एक बात कह दी गई थी कि आप अपना जीपीएस से जो लोकेशन होती है जगह जगह की, जहां जहां आप जाएंगे कभी कभी, वो आप ड्रॉप करेंगे। तो बात ये आई कि क्या ऐसी कंडीशन बेल के समय लगाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है। आप लोगों ने पुट्टू स्वामी का केस देखा होगा। इसी के साथ ये बाहर का व्यक्ति था, नाइजीरियन था शायद ये, हाँ नाइजीरियन नेशनल था। तो कहा गया कि इनकी एम्बेसी से और एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि नहीं ये आपकी जिम्मेदारी होगी, एम्बेसी की जिम्मेदारी होगी। तो क्या ये दोनों कंडीशन लगाई जा सकती हैं किसी व्यक्ति को बेल देते हुए। ये एक्ट एनडीपीएस का था, ये बेल एनडीपीएस के एक्ट में मिल रही थी। और आप लोग जानते होंगे कि एनडीपीएस में जब बेल मिलती है तो ट्विन कंडीशन को सेटिस्फाई करना रहता है। वो ट्विन कंडीशन में एक तो ये होती है कि रीजनेबल ग्राउंड शो करने होते हैं कि मैं इनोसेंट हूं, जो कि उल्टा है। नॉर्मल में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है, यहां पे एक तरीके से एक्यूज के ऊपर बर्डन होता है टू गिव द रीजनेबल ग्राउंड टू द कोर्ट कि मैं इनोसेंट हूं। दूसरा क्या है वो आप देख के बताइएगा मुझे, ये आपका काम है। ठीक है, अब वही इशू क्या था, वेदर द कंडीशन ऑफ शेयरिंग लाइव लोकेशन बाय गूगल मैप पिन्स एज अ टर्म
bail violates the right to privacy of the accused under Article 21. Whether a foreign national can be required to furnish a certificate of assurance from their embassy as a mandatory precondition of bail. सिंपल सी चीज़ है, देखो 2024 के केस, इसलिए मैं बहुत अंदर डीप में जाके नहीं करा रहा हूँ। ये चीज़ जो है ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है, क्योंकि ये ना तो कोई काम की है और आप फालतू में उसको जहां जहां जा रहा है वो देख रहे हैं। आप ऐसी कोई भी बेकार की कंडीशन नहीं लगा सकते, आप वही कंडीशन लगा सकते हैं जो सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस में दे रखी है। हाँ, उसके अलावा 2-3 आप और लगा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, बट दैट डजंट मीन कि तुम एक पूरा सर्विलेंस रखोगे कहां कहां जाओ। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, कि आप कह दें कि आपको हर हफ्ते थाने आना पड़ेगा, आपको हर हफ्ते यहां पे आना पड़ेगा, आपको हर डेट पर कोर्ट आना पड़ेगा, आप ये सब कह सकते हैं। लेकिन कंप्लीट सर्विलेंस उस पर लगा दो, कह दो कि हम तो कैमरा लेके आपके पीछे घुमाएंगे, ये सब नहीं कर सकते। दीज कंडीशंस आर नॉट राइट, जस्टिफाइड भी नहीं है। Once the accused qualify for bail under section 35 of NDPS, जो कि ट्विन कंडीशन वाला है, कंडीशंस अंडर सेक्शन 437(3) CRPC अप्लाई करती हैं। These include attendance, non-repetition of offense, non-interference with evidences of witnesses or witness. The court may add further condition in the interest of justice, but such condition must not be arbitrary or excessive. सिंपल सी बात है भाई, यही जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार 37 में आपने प्रूव कर दिया कि नहीं, मुझे ट्विन कंडीशन जो है वो मैंने सेटिस्फाई कर दी, मुझे बेल मिलनी चाहिए, उसके बाद आप जो 437 में दे रखा है वो आपके ऊपर लगाई जा सकती है, और फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में और भी कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, बट दे शुडंट बी आर्बिट्ररी और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। उनका कोई रैशनल नेक्सस होना चाहिए पर्पस ऑफ बेल के लिए, और वो कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट ना कर रहे हो। ठीक है, ये मेन चीज थी इसमें, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के पास पहुंचते हैं हम लोग, जो कि एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो ये लैंडमार्क केस बन गया है, क्योंकि ये पहली बार कहता है कि आर्टिकल 21 में राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें फैक्ट क्या है वो सब तब भी ना आपसे पूछे जाए, लेकिन ये चीज आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि भाई ये किसमें कहा गया था। मैं आपको बता दूं, द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये किस में कहा गया था, ये एमके रंजीत के केस में कहा गया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग फैक्ट देख लें इसमें, तो क्या था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा था, एक पिटीशन फाइल की गई। देखो हुआ क्या, गुजरात में ऐसे तार ऊपर ऊपर निकले हुए थे जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के कारण उन्होंने निकाले हुए थे, जिसके कारण इनकी मौत हो रही थी। तो कहा गया जितने भी ये ऊपर वाले हैं इनको अंडरग्राउंड कर दो, और एक ऑर्डर भी पास कर दिया गया था पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, इनको अंडरग्राउंड करना चाहिए, नहीं तो ये जो बर्ड की कंडीशन, मतलब बर्ड्स हैं ये मर जाएंगी, ये एकदम खत्म हो जाएंगी, ये कहा गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी के लिए आगे बढ़ गए, इसी के लिए द्वारा सरकार पहुंच गई। सरकार ने कहा भाई रिन्यूएबल एनर्जी को बनाना है, पेरिस का एग्रीमेंट है, हमें सब कुछ करना है, हम ये सोलर और विंड एनर्जी को नीचे तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या हम हटा दें। ठीक है, तो इस पे पूरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं पूरी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लग रहा हो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज किस केस में पहली बार कहा गया था, तो ये एमके रंजीत सिंह का केस था। बाकी इसमें क्या कहा गया था, बाकी बर्ड्स को बचाने के लिए कहा गया, उनको कहा गया कि पहले आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, लेकिन सरकार जब दोबारा पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हमको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जीज है, उनको भी हमको आगे बढ़ाना है और साथ साथ बर्ड को भी बचाना है, तो दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ये सब कहा गया। लेकिन उन्होंने ये जो मेन चीज़ है ये कह दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी जल्दी वीडियो कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 के कोई ऐसा मतलब जो इंपॉर्टेंट केस होगा उसको अच्छे से करेंगे, लेकिन जो ऐसे केस हैं जिसमें 1 लाइन या 2 लाइन में किया जा सकता है तो उसको 2-2, 3-3 वीडियो केसेस में एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और जल्दी 2025 के भी केस कंप्लीट करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो बने रहिए, थैंक यू।